हेलो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि आपका साइंस का पेपर तो बीत ही गया होगा। जैसे भी गया है, उम्मीद करता हूँ वो अच्छा ही होना चाहिए। अब जो हो गया उसे भूल जाइए, अब जो होने वाला है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आपका जो अगला पेपर है आई होप संस्कृत का है। तो बहुत सारे बच्चों का संस्कृत का नहीं होगा तो सोशल साइंस का होगा। इसीलिए अब हम लोगों ने सोशल साइंस के लिए अच्छे से तैयारी करने के लिए आपके लिए मैंने मॉक टेस्ट शुरू कर दिया है कराने के लिए। ठीक है, तो पहले से ही मैंने कुछ मॉक टेस्ट करवा रखे हैं, आप उससे एक बार जाइए। अगर आप चाहते हैं तो जाके देख लीजिए, तो उससे आपको फायदा होगा। प्लस सोशल साइंस के पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सस्ता, मजबूत और टिकाऊ आने वाला है वो आएगा मैप। और मैंने मैप को बहुत इजी तरीके से, ट्रिक्स तरीके से मैंने आपको बता रखा कि आपको माहौल कैसे सेट करना है। आप जाइए, वीडियो देख लिए, माहौल सेट है, आप वहां पे सेट कर दीजिए। जैसे ही आप स्ट्रेस में आएंगे कर नहीं पाएंगे, इसीलिए मोहब्बत कीजिए और खुश रहिए। ठीक है सर, तो आप एक बार जाके वो मैप वाले वीडियो को देखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आपको तिलस्म में लगाना है वहां पे। तो अभी के लिए मैं ये शुरू कर देता हूँ ये सैंपल पेपर। बट उससे पहले आप लोगों को एक आज मैं काम देता हूँ। काम ये है कि आप लोग कहाँ से हैं, मीन्स कौन से सिटी से है, और एक बार इस चीज को ना कमेंट में जरा टाइप कीजिए, ताकि मुझे एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि बच्चे कौन कौन से सिटी से मुझे देख रहे हैं। ठीक है सरकार, सो प्लीज एक बारी टाइप करके भेजिएगा कि आप कौन से सिटी से और यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ताकि मुझे आइडिया लग जाए, फिर उसी हिसाब से मैं अपनी जो भी पढ़ाने की स्ट्रेटजीज में कुछ कुछ चेंजेस करता रहूंगा। ठीक है सर, एक बार आंखों में देखिए। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, कुछ सवाल हैं जो यहाँ पे हैं, अब एक एक करके अपन लोग इसको करेंगे। पहले सवाल पढ़िए बस मोहब्बत के साथ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता सोशल साइंस में। जितना लगाना था बाबूजी आपने लगा दिया, कहाँ पे, फिजिक्स में। सोशल साइंस में दिमाग नहीं लगाना, सोशल साइंस में दिल लगाते हैं। एक बार दिल लग गया, केजरीवाल बन जाओ। बाबूजी केजरीवाल का कोई है तो नहीं इधर? ठीक है सर, बन जाएंगे आप, टेंशन मत लीजिए। देखिए पहला सवाल ये कहता है, एकदम माहौल सुनते रहिए, एकदम रिलैक्स होइए, उसके बाद सुनिए मैं क्या भाषण यहाँ पे दे रहा हूँ। कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंड टू प्रिवेंट इलेक्टेड फ्रॉम चेंजिंग द पार्टीज। ऑब्वियस सी बात है, आप बताओ इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा देते कौन है लोग? जितने एमपी एमएलए किसको धोखा देते हैं? जनता को देते हैं बाबूजी, वो तो बात है ही है। वो अपनी पार्टीज को भी धोखा देते हैं, खून में होता है ना धोखा देना, तो यही है। तो इसी वजह से वो लोग अपने पार्टी को धोखा कैसे देते थे? किसी पार्टी में गए, वहां से इलेक्शन लड़ा, जीत गए, और फिर उसके बाद उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए। तो गवर्नमेंट ने सोचा अरे ये तो चीटिंग हो रही है, इलेक्शन किसी और पार्टी से लड़ रहा है, मजे किसी और पार्टी में जाके ले रहा है। ना जी ना। तो उन्होंने रूल बनाया कि भाई साहब जिस पार्टी से आपने इलेक्शन लड़ा है आपको 5 साल उसी पार्टी में ही रहना होएगा, हाँ या ना, जीतने के बाद। तो इसी को रोकने के लिए ये लॉ बनाया गया था। किसको? कि एमपी एमएलए अपने ही पार्टी से दूसरे पार्टी में कूद कूद के ना चले जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो धोखा देता कौन है? आपको कहता है ना कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट। अमेंड का मतलब होता है हमने बदलाव किया था। क्या बदलाव किया था? कि एमपी एमएलए लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बिना इजाजत 5 साल से पहले चले ना जा सर, घर तक आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसी बात को उन्होंने कहा था कि पार्टी को वो क्या करे, चेंज ना कर पाए। तो चेंज करता कौन था? इलेक्शन कमिश्नर चेंज करेगा क्या? बाबूजी इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी से क्या लेना देना? ना जी ना। अगला है एमपीज एंड इलेक्शन कमिश्नर। एमपीज क्यों? एमपीज तो हो भी सकते हैं बट ये इलेक्शन कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं है सरकार। कैबिनेट मिनिस्टर, जहां पे इलेक्शन कमिश्नर है वो होगा नहीं। जो एमपी एमएलए होते हैं ना, वही बहुत सारे एमपी एमएलए होते जो अपनी पार्टी को बदल के दूसरे पार्टी में चले जाते। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, एमपीज एंड एमएलए फ्रॉम द चेंजिंग पार्टी। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव किया था कि कोई भी एमपी एमएलए पार्टी चेंज नहीं करेगा जीतने के बाद। अगला सवाल आपकी आंखों से। ठीक है सर, देखिए जरा, उन्होंने ये कहा था पावर कैन बी शब्द अमंग द गवर्नमेंट एट अ डिफरेंट लेवल। कहता है जो पावर होती है ना डिफरेंट लेवल पे होनी चाहिए, सर्व करनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। हाँ देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको स्टेट की पावर मिलनी चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे सेंट्रल की पावर मिलनी चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट की पावर मिलनी चाहिए। तो पावर की शेयरिंग होना जरूरी है। ठीक है,
तो कहता है सच एज जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड। अब आप ध्यान से देखिए, कहता है कि जो पावर की शेयरिंग तो चलनी चाहिए अलग अलग लेवल पे, बट सच एज जनरल गवर्नमेंट, जो जनरल गवर्नमेंट होती है एंटायर कंट्री के लिए जनरल गवर्नमेंट क्या करती है सरकार, यूजली उसे क्या कहते हैं, ठीक है। कहता है जो एंटायर कंट्री के लिए, पूरे देश के लिए जो जनरल गवर्नमेंट होती है, ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं जिसमें पावर का डिवीजन भी हो, जहां पे पावर बटी हो, उस देश की सबसे जो टॉप मोस्ट सरकार होती है उसे हम कहते हैं, सिर्फ एक कहते हैं सर, फेडरल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि फेडरल ही गवर्नमेंट एक ऐसी है जिसमें किसका डिवीजन हो जाता है बाबूजी, पावर का क्या होता है, डिवीजन होता है। एक ही आदमी माई बाप बन के नहीं बैठेगा, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर रहेगी, ताकि अगर उसका मूड बदल जाए तो वो कुछ गलत काम ना कर दे, अगर एक ही के पास पावर कंसंट्रेटेड रहेगी। सुन रहा है ना तू? तो क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में पावर का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो उसने खुद कहा कि पावर की शेयरिंग होती है, तो फेडरल गवर्नमेंट विल बी माय आंसर। मैं इसको नहीं पढ़ रहा यूनियन गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। क्यों पढ़ूं भाई जब मेरे को पता है। तो स्टडी द पिक्चर एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। कहता है आप एक बारी पिक्चर को देखिए और आंसर को क्वेश्चन कीजिए। आपको पता है ये भारत माता जी की फोटो है, तो भारत माता जी की फोटो में आप देखिए कुछ चीजों को आप समझिए। देखिए यहाँ पे लॉयन बैठा है, आपको पता है ना लॉयन किस चीज का सिंबल होता है, द स्ट्रेंथ, अथॉरिटी। लॉयन जो होता है पूरे जंगल का राजा होता है, वो अथॉरिटी मेंटेन करता है भाई साहब, ना जी ना, ठीक है। तो अथॉरिटी को ये सिंबल करता है। अब देखिए यहाँ पे हाथी दिया है। किसी भी इमेज में कोई भी चीज को हम ऐसे ही नहीं देते, उसके पीछे कारण है। हाथी क्या है, पावर का, भाई साहब इतनी ताकतवर होती है हाथी। और जो लॉयन है इट्स क्रिएट द अथॉरिटी, किसी को फालतू नहीं बोलने देता। कौन सर? लॉयन। ये आपको याद रखिए। तो अथॉरिटी को, और यहाँ पे एक भारत माता जी की फोटो है, आप यहाँ पे देखिए जरा, ये यहाँ पे भारत माता जी की फोटो है ना, उन्होंने झंडा को ले रखा है। तो आप समझिए जरा, तो किस चीज को कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाई करता है, किस चीज को, इमेज ऑफ अ भारत माता, भारत माता की इमेज को क्या सिग्निफाई, इसमें से कौन सिग्निफाई करेगा। अब देखिए जरा, हीरोइज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये बताइए, लायन को कोई आइडिया है कि वो हीरो बन रहा है? कोई आइडिया है? हीरो इंसान बनते हैं, दिखावा इंसान करते हैं, लॉयन ही रहता है, उसके लॉयन होने में ही उसकी पहचान है, वो दूसरा कुछ बनने की कोशिश नहीं करता। आज हर इंसान सलमान शाहरुख बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसे लगता है कि वो जो है उसके होने में उसकी बेइज्जती है, इसीलिए तो ट्राई करता है समथिंग एल्स बनने की। लॉयन कभी ट्राई नहीं करता, लॉयन है बाबूजी, याद रख लीजिए। तो लॉयन को कोई भी हीरोइज्म की प्रवृत्ति नहीं होती, तो ये तो गलत हुआ। पावर एंड अथॉरिटी, करेक्ट बात है सर, लॉयन अथॉरिटी को डिनोट करता है, उसी का राज है। आपको पता ना, अगर एक लॉयन की टेरिटरी में दूसरा लॉयन आ जाए ना, इट्स वॉर, तब तक जब तक कि एक लॉयन मरे ना। क्यों? क्योंकि पावर की बात है, अथॉरिटी की बात है कि इस एरिया में मेरा राज चलेगा। ठीक है सर, तो याद रखिए द आंसर विल बी सेकंड। अथॉरिटी को लॉयन रिप्रेजेंट करता है एंड पावर को एलिफेंट। तो बी सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सर यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, इस जिसने भी बनाया पीपीटी इसने तिलस्म कर दिया। पावर एंड अथॉरिटी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, अगला कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। पहले एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ना, उसके बाद एरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, मतलब कि कुछ बात हुई होगी तभी तो एरविन कहता था भाई साहब मैं तुमसे नेगोशिएट नहीं करूंगा, चलो छोड़ते हैं। गांधी जी रीच द डांडी एंड क्रिमिट वायलेटेड द लॉ। अच्छा, ये उसने ये कहा हुआ है कि गांधी जी दांडी मार्च पे गए थे और फिर उन्होंने क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ असॉल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर। अब मुझे समझ में आ गया भाई साहब, ये दांडी मार्च की बात हुई थी और जहां पे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, कहता अरेंज कर। देख तू खुद सोच, बद दिमाग हो जा, ये सोच कि सबसे अंत में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा होगा, उससे पहले तो भाषण या पंचायत चली होगी, भाई तुम ये कर लो वो कर लो, हम ये कर लो ऐसे कर लो, अंत में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा होगा ना। बात तो यही है, उसके बाद जो होना हुआ होगा, क्योंकि वही तो उसका अंत था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, कहता अरेंज कर दे।
तो खुद सोच ले जरा, मैंने ये तो पढ़ा भी नहीं, सिर्फ हल्का सा तिलस्म में लगाया है। अब लास्ट में यही आएगा, क्योंकि जो भी बातें हुई होंगी गांधी और इरविन के बीच में, अंत में गांधी जी को तंग आके नमक कानून तोड़ना पड़ा होगा। तो नमक कानून जो भी तोड़ा होगा वही अंत बात होगी ना सर। फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ तेरे लिए, मैं तो पढ़ता नहीं, ना ही मेरे पास टाइम है, ना ही मैं ये करता हूँ। तिलस्म अपनाऊंगा, घर तक पहुंचाऊंगा। कहता महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च। देखिए सरकार, इसने मना कर दिया होगा तो गांधी जी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च 78 लोगों को लेके क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी सेंट अ लेटर टू द वाइसरॉय इरविन स्टार्टिंग द, सबसे पहले उन्होंने डिमांड भेजी होगी कि भाई साहब मेरी डिमांड मान लो। फिर उसने उनकी डिमांड मानी नहीं होगी, तो इसलिए गांधी जी ने 78 लोगों को लेकर शुरू कर दिया होगा और लास्ट में नमक कानून तोड़ दिया होगा। बात यही है, मैं तो इसको पढ़ता नहीं, जानता भी नहीं, लास्ट में पता है मेरे को नमक कानून टूटा है। ऑप्शन बी लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन बी ये रहा लास्ट में, बात खत्म। ठीक है सर, इधर देखो ये सी तो कट, इसमें पहला कट, और देखिए यहाँ पे भी वो आपको धोखा देना चाहता है, इधर भी सेकंड और इधर भी सेकंड, तो इसका तिलस्म में सबसे पहले गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी होगी। भाई गांधी जी इरविन के पास डिमांड रखेंगे तभी तो मना करेगा ना निगोशिएट करने से, मतलब फोर्थ विल बी द फर्स्ट। एंड फोर्थ पे फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे फोर्थ पे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट पे फर्स्ट, ये तो गलत हो गया भाई साहब। कोई भी चीज देखो ना, ये फर्स्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कोई मना कब करेगा, जब कोई डिमांड रखोगे तभी तो मना करेगा। ये तो नहीं हो सकता, इससे पहले यही बात हुई होगी, क्योंकि कोई मना तब करेगा जब आपने कुछ मांगा होगा। गांधी जी ने मांगा था, उससे पहले ये आएगा, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, याद रखिए। तो सबसे पहले गांधी जी ने डिमांड किया, फिर इसने मना कर दिया, फिर गांधी जी ने 78 लोग को शुरू कर दिया, नमक कानून तोड़ दिया। बोलो तारा रारा। अगला सवाल यार आंखों में कहता है लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्टेड, भाई चल तो ले यार, लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्टेड फॉर द नेशनल इंपॉर्टेंस। हाँ देखिए सरकार, कहता है उनकी लिस्ट बताइए जो इंक्लूड करता है सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सर याद रख लीजिए, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए यूनियन गवर्नमेंट, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट। देखो जो स्टेट होती है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाती है। एक स्टेट लिस्ट होती है कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए नियम कानून बनाए, उसे कहते हैं स्टेट लिस्ट। अगला होता है कंकरेंट। कंकरेंट लिस्ट ऐसी होती है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। तुम लोगों को पता भी है मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टेट लिस्ट वो होती है, उसमें एक लिस्ट दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि भाई साहब उस स्टेट के जो तुम सीएम हो ना, तुम इन्हीं के ऊपर अपना कानून और भाषण दे सकते हो, कानून इन्हीं के ऊपर बनाओगे, बस उसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। और एक यूनियन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट दी जाती है यूनियन गवर्नमेंट को, जो हेड गवर्नमेंट होती है, जैसे जो मोदी गवर्नमेंट है उन्हें दी जाती है। उन्हें कहा जाता है भाई साहब ये तुम्हारी पावर है, इतनी जगहों पे इतनी चीजों पे ही तुम कानून बनाओगे, स्टेट वाले में मत घुस जाना तुम। ठीक है, तो सबको पावर का डिवीजन किया गया, तो भाई तू उस पे बना ले कानून, तू उस पे बना ले। और कुछ कॉमन मुद्दे हो जाते हैं तो उसने कहा कि भाई देखो ये तो कॉमन मुद्दे हैं, इस पे तुम भी बना लो, तुम भी बना लो। तो कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसपे यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, दोनों मजे लेते हैं। कौन? कॉन्करेंट गवर्नमेंट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है सरकार, कौन सी लिस्ट में, हाँ या ना? कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन? यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में कौन कानून बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट में दोनों। रेसिडुअरी में कौन बनाएगा? जो रेसिडुअल बच जाते हैं उसमें कौन कानून बनाएगा सरकार? रेसिडुअल में कौन कानून बनाएगा? जो बच जाएंगे चीजें उसमें आप बताओगे मुझे कौन कानून बनाएगा, एक कभी तो कमेंट कर लिया करो। ठीक है सरकार, याद रहेगा ना, बचे हुए लिस्ट होती है। आप देखिए जरा नेक्स्ट पे आ जाइए। तो सिंपल सा उसने मैच, ओ देख ले, हर बार बोलते जब भी मैच आ जाना माहौल सेट है, खामा कसम टेंशन लेनी ही नहीं है ना। मैच द फॉलोइंग, तुझे एक आता है माहौल सेट है। अब देखते हैं जरा कैसे कैसे मैं कैसे करूंगा इसको। पहला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भाई साहब एक बात तो समझ में आई, मतलब सबसे पहला वर्ल्ड वॉर हुआ होगा ना तो सबसे पहले हुआ होगा, बस बात खत्म। नहीं दिमाग लगा रहा यार, इतना ना है मेरे पास दिमाग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अभी जरा उसमें डेट देख ले राम बाबू। पहला डेट क्या है इसमें? 1845, 1820, 1845, 1920। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को एक ही चीज पता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले हुआ था वो हुआ होगा 1914 से 1918, 1914 से 1998 में, मतलब 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था पहला। कितने साल चला था?
4 साल बोलना, 4 साल। और मेरे पीछे 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, हाँ या ना? तो पहले का फोर्थ है, पहले का फोर्थ आ जाओ, पहले का फोर्थ, ये देखो पहले का थर्ड, हरे कृष्णा, पहले का थर्ड, हरे कृष्णा, पहले का फोर्थ, पहले का फोर्थ, धोखा, चीटिंग मेरे साथ। मतलब इन दोनों में से एक, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अपन लोग समझेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बाबूजी घर तक आएंगे, ठीक है। अब एक चीज समझो जरा, कहता है एक तो कोल्ड वॉर भी है, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर समझते हो? कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है ना कि दो लोग मोहब्बत तो करते हैं एक दूसरे से, पर अभी नाराज हैं, बोलना नहीं चाहते, उन्हें लग रहा है कि मैं उसे गुस्सा दिखाऊंगा। अक्सर जब दो मोहब्बत करने वालों में लड़ाई हो जाती है, लोग कैसे एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, पता सब रहता भाई साहब, वो कहाँ जा रही है, कौन से फोटो पे उसने लाइक किया है, सब तिलस्म में है, लेकिन बोलते नहीं है, दिखाना चाहते हैं उन्हें, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोल्ड वॉर, कि माहौल तो है, मजे तो है, बट इसे कोल्ड वॉर कहते हैं कि ऑफिशियली लड़ते नहीं, ऑफिशियली भाई साहब लड़ रहे नहीं, बस नाराजगी है, एक नाराजगी चलती, दिस इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। वैसे दो कंट्रीज में भी कोल्ड वॉर चलती है कि फिजिकली फाइट नहीं करेंगे दोनों के सोल्जर्स, बट आपस में ज्यादातर इंटरेक्शंस जो होते हैं वो बहुत कोल्ड होते हैं, ज्यादा आपस में मेल मिलाव नहीं होता कंट्रीज के बीच में, उसे कहते हैं कोल्ड वॉर कहते हैं, ठीक है सर। व्हाट डू मीन बाय द हॉट वॉर, सुन रहा है ना तुम? सर हॉट वॉर कुछ नहीं होती, इट्स हॉट कॉफी होती है। आइए सर का इट्स कॉफी, ध्यान से देखिए, तो पहले का तो फोर्थ हो गया, तो ये तो खल्लास हुआ ना। एक चीज और उसने बोला है, एक समझिए जरा इसको, कहता वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड बाय 20 to 40 टाइम्स। कहता है कि जो वर्ल्ड का ट्रेड था ना वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया, कितने? 20 से 25 गुना मल्टीप्लाई हो गया था। अब एक चीज समझने वाली है कि जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो कब मल्टीप्लाई हो गया होगा 18 से 25 टाइम्स। तो जरा देखिए जरा, कब मल्टीप्लाई हो सकता है वो? ये तभी मल्टीप्लाई हुआ होगा जब क्या चल रहा होगा, जब ये चल रहा होगा हमारा दिस विल बी कॉल्ड एज, कि आपको पता ना एक इंडस्ट्रियल एज आया था, इंडस्ट्रियल एज में क्या हुआ था, इंडस्ट्री लगाई थी, इंडस्ट्री आगे बढ़ गई होगी, तो उसने यही कहा हुआ है कि जो वर्ल्ड ट्रेड का 25 से 40 टाइम्स बढ़ा होगा ना, ये जरूर बढ़ा होगा जब इंडस्ट्री एज लगी होगी। और इंडस्ट्री हमने कब लगाई थी? वो 80s में हमारा इंडस्ट्रीज एज चल रहा था, जब 80s चल रहा था, ठीक है। तो इसके लिए जो 14 20 टाइम्स, इट विल बी द 1845, इट्स कॉल्ड सर 1845 नहीं 1820, ये तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, 1820 से 1940 में, ठीक है सर। एक बार इधर देख लीजिए, एक बार इधर देख लीजिए, तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर, बे यार, ठीक है। देखो बी ए तो मैंने पहले काट दिया था क्योंकि पहले का तो डी हो गया था, उसके बाद ये कहता है डी का, और उसके बाद कहता वर्ल्ड ट्रेड जो एस्टिमेट हुआ था ना 25 टाइम्स की जो वर्ल्ड की जो ट्रेड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वो 18 से 20 से लेकर 1914 तक। कैसे? ध्यान से समझ, पहले जो वर्ल्ड की ट्रेड होगी ना बहुत ज्यादा 25 से 40 टाइम्स बढ़ गई थी, उसी के तुरंत बाद क्या हो गया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। तो याद रखना 1820 1940 हो जाएगा ना, 1820 से 1914 तक खूब इंडस्ट्री चली, धड़ाधड़ धकाधक चल रही है। उसके बाद जैसे ही 1914 आया उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब हर कोई लड़ रहा है आपस में, तो बस यही याद रखना, ये इसका हो जाएगा थर्ड। तो डी का थर्ड होगा, डी का थर्ड किसमें सर? इसमें देखिए डी का फर्स्ट है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें डी का थर्ड है तो डी विल बी द, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ही चीज याद रखना, 18 से 1914 से 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और लेकिन उससे पहले आ जाना यार 1940 मींस 1820 से लेकर 1940 तक हमारा क्या चला था? दिस वाज द टाइम जब हमारी जो इंडस्ट्रीज के ट्रेड थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, यही था सर, ठीक है। और बाकी आप मैच कर लीजिए। बी का फर्स्ट, कोल्ड वॉर कब चला था? 1945 से लेके 1991 में कोल्ड वॉर चल रहा था, लड़ नहीं रही थी एक दूसरे से कंट्रीज, बस नफरत थी। और ठीक है सर, अब सेकंड का तो कोल्ड वॉर बता दिया, थर्ड का सेकंड हो जाएगा ग्रेट इरिश पोटैटोस ऑफ फेमाइन, इट विल बी 1845 से लेके 1819 में, ठीक है सरकार। इस पे कुछ ज्यादा समय बीत गया पर कोई बात नहीं, जरा देखिए एक बार समझिए, ये कुछ पंचायत है, फिर पंचायत, कोई बात नहीं। एक चीज मुझे समझ में आता, कोयला सस्ता दिख रहा है, कोयले के ही तिलस्म होगा कुछ। एनर्जी रिसोर्स दैट ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर,
नहीं, एनर्जी सोर्स दैट फॉर्म्ड बाय द ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मिनरल्स ओवर मिलियंस ईयर। सर कोल ही होता है जो बहुत मिलियन ईयर्स में धरती के नीचे दबा रहता है, उसी की वजह से वो कोल बनता है। तो बी का थर्ड देख, बी का सेकंड खल्लास, बी का थर्ड। ओह भाई साहब 3-3 में बी का थर्ड, चीटिंग। ठीक है सरकार, एक तो कट गया, टेंशन मत लीजिए। ओके, कहता है एन एनर्जी सोर्स दैट इज ऑब्टेन बाय द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। याद रखिए, जो भी कोई ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम सड़ाएंगे तो उसमें से एक एनर्जी सोर्स निकलना चाहिए। मींस अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को सड़ाओगे तो उसमें से निकलेगी गैस, बदबू आती है ना, उसमें से गैस निकलेगी, उसी गैस को क्या बोलेंगे? बायोगैस बोलेंगे। फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा। अरे भाई, अगर किसी भी चीज को डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर से, बदबू आएगी कि नहीं? हाँ या ना? आएगी ना। तो उसी बदबू को, उसी गैस को बोलते हैं बायोगैस, उसको हम जला सकते हैं। पता है तुझे ये बात? नहीं पता, डे बाय डे नहीं देखेगा, मैं क्या करूं। ठीक है सरकार, तो फर्स्ट का फोर्थ, तो क्या होगा? फर्स्ट का फोर्थ किधर है फर्स्ट का फोर्थ? इधर भी और इधर भी। इसका मतलब फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का ए दिया है, गलत। ये तो पहले से गलत था, इसका मतलब दोनों में लड़ाई हो गई। अब जल्दी से देख लेते हैं एक चीज और, मतलब इन दोनों से काम नहीं चलेगा। अगला है, एक चीज प्लीज याद रखिए, रॉक। देखिए सेडिमेंट्री रॉक होता है, रॉक मतलब होता है पत्थर। सुनो ना संगमरमर, गाना सुना सर? संगमरमर एक पत्थर होता है, रॉक उसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। हाँ या ना? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट कुछ और नहीं, लाइमस्टोन ही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ नहीं, लाइमस्टोन ही होता है। इसका मतलब सेडिमेंट्री रॉक। मेरे को कैसे पता चला? रॉक से आया पत्थर, और मुझे पता है लाइमस्टोन को पत्थर ही बोलते हैं, संगमरमर का पत्थर। समझे ना? तो ये रहा रॉक और ये रहा लाइमस्टोन। तो इसका मतलब डी का फर्स्ट किधर है? डी का सेकंड। डी का मतलब ये तो गलत हो गया क्योंकि डी का सेकंड था, और देखिए डी का फर्स्ट है। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ या ना? तारा रारा, मेरे साथ बोल। सेडिमेंट्री का मतलब, रॉक का मतलब पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और अगला होता है सेडिमेंट्री मिनरल, और उसी मिनरल को हम बोलते हैं जिप्सम। पिप्सम नहीं रे, जिप्सम। ठीक है, जीप चलाते हैं ना, जीप के साथ सम कर देंगे ना तो जिप्सम हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं मिनरल होते हैं जिप्सम में। ठीक है ना? साइंस में तो पढ़ा ही होगा। हाँ, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं सर, प्यार कीजिए, सब आ जाएगा। अरे आंसर तो बता दिया ना, ए सी विल बी द आंसर। मैं क्या करूं? अगला सवाल ये रहा आपके लिए, आंखों में देखिए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो रेफर्ड एज अ परमानेंट। ओ भाई साहब, कहता है कि ऐसा कौन सा चीज होता है जो परमानेंट फॉरेस्ट हो। सर वही चीज आज के टाइम पे इंसानों ने परमानेंट को छोड़ा नहीं। आप कुछ भी छोड़ेंगे ना, कुछ भी कहीं भी छोड़ देंगे भाई साहब, इंसान उसे उधेड़ देंगे। तो परमानेंट किसी ने कुछ छोड़ा नहीं। परमानेंट चीज वही हो सकती है जिसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए, वही परमानेंट होगी। वरना अगले दिन ही सारे, अगर मान लीजिए किसी जंगल में, आज कोई ऐसा जंगल ही नहीं बचा है जहां पे इंसान घुस के लॉयन की या टाइगर की उसकी शिकार करके उसे बेच ना दे। बोल रहा हूं मैं, तो ध्यान में रखिए, सरकार से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो परमानेंट फॉरेस्ट आपको बनाना है, तो परमानेंट फॉरेस्ट वही बनेगा जिसे हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करके रखेंगे। कहता है रिजर्व एंड ओपन। बताओ, अगर ओपन फॉरेस्ट होगा परमानेंट बचेगा नहीं, लोग लूट जाएंगे अगले दिन। कहता अनक्लास। सर अनक्लास तो हो नहीं सकता। अनक्लास मतलब आपने बांटा ही नहीं है भाई साहब, हमसे ना हो पाएगा। अनक्लास लास्ट में भी है, हरे कृष्णा। अगला है दिस विल बी द बी रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जिसे आप रिजर्व करेंगे और प्रोटेक्ट भी करके रखेंगे वही परमानेंट हो पाएगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ या ना? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? जिसे आप रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, वही परमानेंट होगा। अरे आज मैच द फॉलोइंग में कुछ ज्यादा तिलस्म है, कोई बात नहीं है। देखिए ये कुछ दिया है, मुझे पता नहीं है, मैं इतना नादान हूं। जरा एक चीज देखिए, उसने कहा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वही होता है सरकार जहां पे आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज मिले। हाँ या ना? लो इंटरेस्ट रेट पे ब्याज मिल जाता है, उसे कहते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो ये रहा प्रोवाइड लोन एट लो इंटरेस्ट। इसका मतलब बी का फोर्थ। जरा देख ले, बी का फोर्थ, बी का सेकंड, ये खल्लास हुआ। ये भी है बी का फोर्थ, ये भी बी का, तीनों में देखते हैं हाँ या ना। अगला कहता है सरकार
इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। पैसा हम पता क्यों लेके आए, ताकि जो सामान का लेन देना रहे वो ना हो। तो अगर सामान का लेन देने में बड़ी परेशानी होती थी, यार मैं कुछ बेचना चाहता हूँ, सामने वाला तभी लेगा जब दोनों की जरूरत मैच करेगी, बड़ी परेशानी थी, इसलिए हम मनी लेके आए थे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बोले तो एंड ऑफ अ बार्टर सिस्टम। तो डी का थर्ड, तो अब देख लो डी का थर्ड किस में है, डी का फर्स्ट ये तो खल्लास, ये तो डी का सेकंड ये भी खल्लास, ये रहा देखिए डी का थर्ड। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। ठीक है सरकार, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। कहता है प्राइवेट कंपनी हो, कौन सी होगी इसमें से, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे, सर ये भी सरकार, ये भी सरकार, ये भी सरकार। विप्रो प्राइवेट है, आजिम प्रेम जी इसके माई बाप है, विप्रो प्राइवेट, आजिम प्रेम जी इसके माई बाप है। अगला याद रखिए, हेलो हेलो आवाज जा रही, ठीक है। कहता है अगला है असर्शन एंड रीजनिंग करना था इसमें आपको, उसमें बोलता है अश्योरेंस ऑफ द सिक्योरिटी कैन बी अ रीजन बिहाइंड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कहता है जो बहुत सारे स्टेट एक साथ आ जाते हैं और वो मिल जाते हैं, क्यों मिलते हैं, वो कहता है इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उन्हें अगर वो मिल जाएंगे तो उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी। ये बात सही है सर, बहुत सारे स्टेट आपस में मिलके एक हो जाते हैं, क्यों, ताकि उन्हें क्या मिले, सिक्योरिटी मिले, ये बात तथागत है। अगला, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव द इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। हाँ ठीक है सरकार, देखिए सरकार कहता है जितने भी स्टेट्स होते हैं उन सबके बीच में इक्वल पावर होती है। ये बात बिल्कुल सही है। आप यूएसए पता है क्या है, उसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, अमेरिका कॉन्टिनेंट के ढेर सारे स्टेट एक साथ मिलके आके एक फेडरेशन बना रखे हैं। क्यों एक साथ आए हैं ढेर सारे स्टेट अमेरिका के, क्योंकि अगर वो एक साथ रहेंगे तो वो स्ट्रांग रहेंगे, और स्ट्रांग रहेंगे तो उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। हाँ, और दूसरी बात ये भी याद रखिए उन सारे स्टेट को इक्वल पावर मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट को ज्यादा पावर, किसी एक स्टेट को कम पावर, ऐसा नहीं है। ये दूसरी बात भी सत्य है, तथागत है। ए और बी सही है, लेकिन इसका तो देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सर ये नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि वो उसमें इसने कहा सिक्योरिटी रीजन दिया है, रीजन क्या इसमें सिक्योरिटी का है, और इसमें इक्वल पावर का है, तो इक्वल पावर से सिक्योरिटी का लेना देना नहीं है। आप समझिए, उसमें सिक्योरिटी पूछ रहा है, इसमें बोला पावर को डिवाइड कर दो। अगर भाई पावर को डिवाइड करेंगे तो पावर सिक्योरिटी कम होगी ना, इसी वजह से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ए करेक्ट, ये तो इनकरेक्ट है। A both true है, but R is not correct explanation for A. That B will be the correct option. B will be the correct option. ठीक है सरकार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बी लॉजिकफुल, दिल से रे याद रखिए। अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अ रोल डेवलपमेंट। कहता है मैच द रोल इन अ डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। ओ समझ गया सर, मैं कैसे याद रखता हूँ मेरी तिलस्म। राबी का मतलब होता है हिंदी में सूर्य, राबी का मतलब हिंदी में सूर्य, और सूर्य की आपको जरूरत कब पड़ेगी, सर्दियों में, गर्मियों में तो मुझे नहीं होती, सर्दियों में, सर्दी को बोले तो विंटर। इसका मतलब राबी क्रॉप बी पे, मतलब बी का फोर्थ पे जाएगा, बी का फोर्थ ढूंढ, बी का फोर्थ, बी का ए खल्लास, बी का थर्ड खल्लास, मतलब इन्हीं दोनों में अपना तिलस है। अब कहता है, अब ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट रोल इन आर डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। याद रखिए सरकार, कहता है इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज का, इन डेवलपमेंट, किस चीज का, डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। जो प्लांटेशन फार्मिंग है ना, उसके डेवलप में इंपॉर्टेंट रोल है। किस चीज का रोल होगा सर, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट्स का ही तो रोल होगा, है ना, मार्केट के ही रोल में तो डेवलपमेंट होगा प्लांटेशन फार्मिंग। जब मार्केट लगेगी वहां पे लोग जाएंगे और अलग अलग तरीके के सीड्स है, अलग अलग तरीके के वैरायटीज के जो खाद लाएंगे और सारी चीजें लाएंगे, तभी तो वो डेवलपमेंट करेंगे उसका। तो एक मार्केट बनाई जाती है इस फार्मिंग के भी। ठीक है सरकार, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट का सेकंड करेक्ट होगा। फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का सेकंड है, तो सरकार ये देखिए, ये दोनों पहले ही कट चुके थे, ये दोनों पहले कट चुके थे, ये अभी कट गया फर्स्ट का थर्ड होके। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, फर्स्ट का सेकंड। और
बी का फोर्थ हो गया खरीफ क्रॉप, याद रखिए खरीफ होती है मानसून में, खरीफ कब होती है मानसून में, और जैद होती है समर में। जैद कब होती है सर? समर में होती है। खरीफ मानसून में, जैद समर में। खरीफ मानसून में, जैद समर में। याद रखेंगे सरकार, जैसा मैंने ट्रिक बताई है उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से दिल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना सरकार। खरीफ मतलब कोई भी चीज खराब, खराब तब होती जब जो मन सून हो जाता है, मन में जब कोई अच्छी नहीं रहती ना तो वो चीज खराब हो जाती है। तो खरीफ मानसून, खरीफ मतलब खराब, खराब क्या हो गया? जब मन आपका खराब हो तभी आप खराब होते, मानसून। याद, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, तुम लोग वीडियो देखोगे नहीं ना फिर। एक बार देखिए, कहता है रीड द गिवन डेटा, फाइंड, आपको रीड द गिवन डेटा, फाइंड आउट द कंट्रीज वेयर वंस एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ, किसकी लेंथ भाई साहब? फर्स्ट ऑफ लाइफ, द हाईएस्ट एंड द टाइम ऑफ बर्थ। कहता है इस डेटा को देखो, उसमें ढेर सारी कंट्रीज दे रखी है, इसमें से आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत ज्यादा है, कि बच्चा जब पैदा होता है उस समय ऐसा लगता है कि वो बच्चा बहुत ज्यादा ईयर तक जिएगा। ऐसा इसमें से कौन सा देश है? तो देखिए डेटा लिया गया है 2020 से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार लिया गया यूनाइटेड नेशन से। तो देख लो, श्रीलंका में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 है। अपने देश में इंडिया में 69, भाई साहब श्रीलंका जा रहा हूँ मैं जी, ज्यादा जीऊंगा। म्यांमार में 67 है, पाकिस्तान में 67 है, नेपाल में 70 है भाई साहब, बांग्लादेश में 72 है। यार बांग्लादेश श्रीलंका बेहतर है, तो उसने सबसे ज्यादा पूछा ना, हाईएस्ट पूछा, हाईएस्ट बोले तो देखो 77 श्रीलंका, श्रीलंका, श्रीलंका। तो श्रीलंका विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए आंसर विल बी द करेक्ट, हाँ या ना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। ऐसा इसमें से कौन सी घटना हुई थी जिससे हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले अपने देश के प्रति प्यार कौन सी घटना से लोगों के दिलो दिमाग जहन में आ गया था? सर रशियन रेवोल्यूशन ना, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स नहीं, ना 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 ना, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ना ना ना, अगला ही सर फ्रेंच। कौन सा रेवोल्यूशन सर? फ्रेंच, फ्रेंच फ्राइज नहीं सर, फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहीं तो फ्रेंच जाके खींच रहा हो किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, हाँ या ना? तो इसे कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। एक ऐसी घटना थी जिससे लोगों को ये लगता था कि उनके मन में देश के प्रति बहुत तगड़ा वाला प्यार है, हाँ या ना? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगला सवाल, फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द ऑड वन आउट निकालना। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। कहता है मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स, हाँ जो मनी लेंड करेंगे, जो मनी लेंडर होते वही ट्रेडिंग करते हैं सर, ब्याज पे पैसा देते हैं ना, उनसे ब्याज पे मोटा पैसा कमाते हैं। अगला एम्प्लॉयर्स एंड, हाँ सरकार, जो देखे अगर मान लिया आपने कोई धंधा खोला, बिजनेस खोला, सबसे पहले आप मामा बुआ के लड़के फलाना ढिमकाना कई लोग रखते हैं भाई साहब, दूसरों को रखते नहीं, रख ना, ये बात है। तो ये भी तो ठीक है। कहता है लैंड लॉर्ड्स एंड लार्ज फार्मर्स, हाँ सर उसने कहा लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड वही होगा ना जिसके पास ढेर सारी लैंड होगी, और जो लैंड लॉर्ड होगा वही तो लार्ज फार्मर होगा, हाँ या ना? समझता नहीं है यार बात को। ठीक है, देखो लैंड लॉर्ड्स प्राइवेट है, एम्प्लॉयर्स भी प्राइवेट है, मनी लेंडर भी प्राइवेट है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कमर्शियल बैंक सर ये गवर्नमेंट होते हैं, ये गवर्नमेंट होते हैं, ये सरकारी होते हैं। तो ये भी पैसा देता है, ये भी पैसा देते हैं, ये भी देते हैं, पर ये प्राइवेट हो, इंडिविजुअल्स हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कमर्शियल फार्मिंग इज द गवर्नमेंट, इसीलिए यही डिफरेंट होगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मनी लेंडर प्राइवेट बंदा, एम्प्लॉयर प्राइवेट बंदा, लैंडलॉर्ड्स प्राइवेट बंदा, पर ये सरकारी होते हैं ना, इसीलिए अलग है। हाँ या ना बोल दे तो एक बारी बोलो, हाँ या ना। बोलते नहीं यार, आवाज नहीं आती। अगला कहता है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द पेरिनियल। पेरिनियल रिवर क्या होती है? पेरिनियल रिवर वो होती है जिस रिवर में 24 महीने पानी बहता है, जिस रिवर में पूरे साल पानी बहता रहता है, उस रिवर को पेरिनियल रिवर बोलते हैं, हाँ या ना? तो याद रख ले, पेरिनियल रिवर हमेशा माउंटेन वाली रिवर को बोलते हैं, क्योंकि माउंटेन पे जमती है बर्फ, वही बर्फ पिघलती रहती है, तो वो हमेशा पिघलती है, सर्दी में भी गर्मी में वो पिघलेगी तो पानी बह के नीचे जाएगा, इसी वजह से पूरे साल उस रिवर में पानी होता है। तो पेरिनियल रिवर इसी को बोलते हैं। तो जो माउंटेन वाली रिवर होगी वही पेरिनियल रिवर होगी। तो माउंटेन देखो इसमें परसेंटेज पूछा है ना सरकार, व्हाट इज अ परसेंटेज, तो प्लेन, प्लेन का तो नहीं होगा,
प्लेट्यू नहीं होगा। प्लेट्यू क्या होता है, जो प्लेन से थोड़ा ऊपर सरफेस होता है उसे प्लेट्यू बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। माउंटेन वाली रिवर को हम पेरेनियल रिवर बोलते हैं। तो 30%, 30%, 30%, हर माल 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। अगला सवाल ये रहा, कहता है रीड द फॉलोइंग। पंचायत दे रखी। भाई साहब ये पंचायत क्यों देते हैं, मुझे पढ़ना है ही नहीं। सोशल साइंस में ना बिना दिमाग लगा के आधा माहौल तो सेट होता है। इधर देखो जरा, आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, हाँ 1857 में रिवॉल्ट हुआ था ना, मंगल पांडे वाला। द एटीट्यूड फ्रीडम ऑफ द एटीट्यूड टू फ्रीडम ऑफ अ प्रेस चेंज। हाँ, तो जो फ्रीडम की प्रेस थी उसके उसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे, क्योंकि रिवॉल्ट हो गया था। तो लोग, जब पता है ना सरकारें हमेशा प्रेस से डरती हैं, जो भी सरकार पावर में होती है वो हमेशा प्रेस से डरती। पूछो क्यों डरती है? वो इसलिए प्रेस से डरती है ना कि उन्हें लगता है कि ये हमारे बारे में गलत छापेंगे, गलत इंफॉर्मेशन देखेंगे, जनता भड़क जाएगी, दंगा फसाद कुछ ऐसे हो जाएगा। तो प्रेस पे हमेशा जो सरकारें होती है वो कंट्रोल करना चाहती हैं, हाँ या ना। तो इसी वजह से वो उसके ऊपर फ्रीडम पे क्या लगाती है, अंकुश लगा देती हैं। तो एनलार्ज इंग्लिशमैन, जो आपको पता है, तो जब एक बार रिवॉल्ट हो गया तो फ्रीडम की प्रेस को उन्होंने दबाना शुरू कर दिया। कौन? इंग्लिशमैन ने। तो कहता है एनलार्ज इंग्लिशमैन डिमांडेड द clamp down on the native press as the vernacular news press become the assertive nationalist, and the colonial government began to debating ensuring the stringent control name the act passes by the British government to keep regular track of the vernacular। ओके सर, समझ गया मैं। इन्होंने ये बोला हुआ कि जब घटना हुई थी उसके बाद ना इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी ना वो प्रेस के ऊपर अंकुश लगाना चालू कर दिया था। क्यों अंकुश लगाना चालू कर दिया था? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो प्रेस है, जो ये प्रेस नाम है, जो वर्नाकुलर न्यूज प्रेस एजेंसी थी, उन्हें लगता था कि जो ये प्रेस एजेंसी है ये कुछ ज्यादा ही नेशनलिस्ट हो गई है, ये देश के बारे में कुछ ज्यादा ही छापे जा रहे हैं, इसीलिए लोगों की जनता में अवेयरनेस आ जाएगा। इसी वजह से इंग्लिशमैन ने क्या किया, उन्होंने कहा इसके ऊपर भाई अंकुश लगा दो। अंकुश लगाने के लिए उन्होंने एक नया एक्ट बना दिया, एक कानून बना दिया। उस कानून के तहत इस प्रेस के ऊपर कुछ अंकुश लगा दिया कि ये कुछ भी अपनी मनमर्जी से ना छाप सके। ठीक है सरकार, तो वो यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कानून पास किया। एक्ट का मतलब होता है कानून सर, भैया प्लीज ऐसा समझिए। तो कहता है कि नेम द एक्ट, कहता नेम द एक्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसा कौन सा एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगा दिया था? किसके ऊपर? किसके ऊपर? वर्नाकुलर न्यूज पेपर के ऊपर ऐसा कौन सा एक्ट लगा दिया था जिससे वो लोग क्या करते थे, वर्नाकुलर न्यूज पेपर को रेगुलरली ट्रैक करते थे कि वो क्या छाप रहे हैं, कैसे छाप रहे हैं, क्या चीजें छाप रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ट्रैक लगा दिया था। किसने? तो ब्रिटिश पीपल ने कानून बना दिया था, एक्ट बना दिया था कि हम तुम्हारे न्यूज़पेपर को रेगुलरली ट्रैक करेंगे कि तुम क्या छाप रहे हो कि नहीं। तो वो कौन सा एक्ट था सर? बच्चा जानता है यार। न्यूज़पेपर कौन सा था? वर्नाकुलर न्यूज़पेपर था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ही तो होगा ना। तो वर्नाकुलर एक्ट नहीं था, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस था। तो एक्ट, प्रेस कहाँ खो गया? द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर एक्ट। भाई प्रेस कहाँ है? द वर्नाकुलर पब्लिक, मैं 100 बार बोल चुका हूँ प्रेस है ना यहाँ पे, तो प्रेस वाला ही सही होगा। तो इसमें सोचना क्या है? ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इतना तो पढ़ता भी नहीं मैं, पंचायत है ये। आगे आ जाओ, मैच तक करो। क्रॉप है, इधर वैरायटी दे रखी है। देखो इधर कहता फूड्स क्रॉप, नॉन फूड्स क्रॉप्स क्या होती है? रबर है, जूट है। हाँ, उसे खा थोड़ी ना सकते हैं। एक होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होता है? याद रखिए सरकार, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या आएगा? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या आएगा सर? ये देखिए, टी कॉफी नहीं आएगा, ग्राउंडनट सोयाबीन भी नहीं आएगा, शुगर केन भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? मैंगोज आएगा। दैट्स करेक्ट, मैंगोज एंड वॉलनट्स आएंगे। वॉलनट्स का मतलब क्या होता है सरकार? इट्स अखरोट जो देखते हैं ना, वही होता है, वॉलनट्स आएगा। ठीक है सरकार, तो इसका ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में कौन आ जाएगा? मैंगोज आ जाएंगे एंड वॉलनट्स आएंगे। ठीक है, और वॉलनट्स का मतलब क्या होता है सर? वॉलनट्स का मतलब होता है अखरोट जो आप लोग खाते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉलनट। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अगला कहता है, किधर है ये भाई साहब? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, यहाँ पे कुछ पढ़ना है आपको।
देखिए कहते हैं हु इज द पॉट मैन्युफैक्चरर वांट टू सेल द पॉट इन अ मार्केट एंड द बाई राइस। ठीक है, एक कोई पॉट मैन्युफैक्चरिंग है, वो बेचना चाहता है और वो से चावल खरीदना है। राम विल फर्स्ट एक्सचेंज द पॉट। हाँ, तो उस बेचारे राम को पहले उसको ढूंढना होगा जिसे पॉट की जरूरत हो और साथ के साथ वो चावल उसे बेचना चाहता हो। दैट हैज प्रोड्यूस फॉर मनी and then exchange the money for rice. How would have to look for the rice growing farmer who not, ठीक है, only wants to sell the rice but also want to buy the pot in exchange. That is both parties have to agree to sell and buy each other commodities. In the given statement which situation is meant, कहता है कि एक आदमी है, उसे पॉट बेचना, पॉट बेच के राइस कमाना, राइस लेके जाना है, तो उसे उस इंसान को ढूंढना होगा जो पॉट तो खरीदे, साथ के साथ पॉट के बदले मुझे राइस दे दे। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को डबल कोइंसिडेंट वांट कहते हैं। हाँ या ना? ठीक है सरकार, तो याद रखना डबल कोइंसिडेंट वांट कहते हैं इसे। ठीक है, डबल क्यों? क्योंकि दोनों की जरूरत पूरी हो। कोइंसिडेंट हो सकता है किसी की ना हो, इसे बोलते कोइंसिडेंट। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंट वांट, जब दो लोगों की जरूरत हो, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। ठीक है सरकार, ये याद रखिए। कहता है लास्ट क्वेश्चन कहता है विच इंडस्ट्री प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स एट होम एज आ कॉटेज इंडस्ट्री। ये सही है यार, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो वीवर्स होते हैं उनको घर पे ही क्या प्रोवाइड करे? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करिए। सिल्क नहीं है, जूट नहीं, नन ऑफ दीज नहीं है। हैंड स्पून एंड खादी है। ठीक है, हैंड स्पून खादी। हैंड स्पून खादी ही ऐसा होता है जो हाथ की बुआई करते हैं, तो खादी ऐसा होता है जो घर पे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है सरकार, इतनी ही बात थी। और आप एक बार वीडियो देखिए, बाकी की सारी पोर्शन की वीडियो आपको वंस अगेन मिल जाएगी। अगर समझ में आता तो सब्सक्राइब भी कर सकते। ठीक है सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ डे बाय डे।